हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट में। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है घातांकीय भाग पर प्रश्न। देखिए, ये एक विशेष प्रकार के प्रश्न हैं जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और इसमें घातांकीय भाग पर प्रश्न ये क्यों कहा गया है, इसके विषय में हम अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए, हमने इसको नोट किया हुआ है बोर्ड पर। ये 3 प्रकार से प्रश्न में पूछा जाता है। पहले तो ये कि कुछ प्रश्न इस नेचर के होते हैं, a की घात n प्लस b की घात n में यदि n विषम हो तो इसका एक गुणनखंड निश्चित रूप से क्या हो जाता है, a प्लस b हो जाता है। एक इस प्रकार का नेचर का होता है। दूसरा प्लस के बजाय माइनस हो जाता है, इस नेचर का प्रश्न आता है। और अगर माइनस हो जाता है तो इसका एक गुणनखंड a माइनस b होगा, ठीक है। और तीसरा आपका जो होता है a की घात n और माइनस b की घात n के रूप का कोई प्रश्न होता है। वहाँ n क्या होता है, सम होता है। इन दोनों में n विषम होता है, यहाँ पे सम होता है। तो देखिए, मैं क्या करूँगा कि आप पहले इसको तो ऐसे तो समझ में शायद ना आए कि मैंने क्या कहा, तो मैं इसलिए इसको पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कि कैसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे, किस तरह के ये प्रश्न होंगे। देखिए, मैं पहले को लेकर हूँ, जो पहला हमने नोट किया यहाँ पर, मैं इसको लेता हूँ। तो इसमें क्या कहा है कि a की घात n प्लस b की घात n, ठीक है। a की घात n प्लस b की घात n का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है a और b, जो पेपर में आपके ए और बी में नहीं दिया होगा, ये अंक में दिया होगा, 2, 5, 10, 20 कुछ भी होगा। तो ये दोनों में अंतर होगा, यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर बी होगा, यानी अलग अलग होगा, ये सेम नहीं होगा। तो चलिए हम मान लीजिए यहाँ पर हम 5 लिख लें और यहाँ पर हम 4 लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ए और बी अलग अलग है। लेकिन ध्यान दें, यहाँ पर जो ये घातांक है इसका वो क्या होगा, समान होगा, जो भी होगा। लेकिन n विषम कह रहा है, जो घातांक में n है वो क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो अगर ऑड होना चाहिए तो यहाँ पर ऑड नंबर या विषम संख्या कोई भी लिख लीजिए आप, 15 लिख लेते हैं यहाँ पर हम। चलिए, इस तरह का तो ऐसा प्रश्न देगा और आपसे प्रश्न करेगा क्या कि निम्नलिखित में नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे इस तरह से, A, B, C, D, इस तरह से 4 ऑप्शन दिए होंगे और इन 4 ऑप्शंस में अंक लिखे होंगे, ठीक है। इस तरह से कुछ 4 ऑप्शन दिए होंगे और इसमें कुछ 4 अंक देखिए लिखे हुए हैं आंसर के रूप में। आपको ये बताना होगा कि ये क्वेश्चन, यानी जो यहाँ पर नोट किया गया है, ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो प्रश्न आपने नोट किया है, ये देखा, ये इनमें से किससे विभाज्य है, किससे भाग देने पर कट जाएगा, ये आपसे प्रश्न किया जाएगा। इस तरह का ये प्रश्न आएगा। तो आपने ये पढ़ा होगा कि घातांकीय रूप के जो प्रश्न होते हैं वो किस रूप में होते हैं, a की घात 3 b की घात 3 के रूप में होते हैं। a की घात 3 b की घात 3 माइनस, ये प्लस में, ये माइनस के रूप में होते हैं, या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इस टाइप में होते हैं। ये घातांकीय रूप आपने पढ़ा है ना। तो अगर हम डिटेल में इसको वहाँ पेपर में हम बैठ करके हल करेंगे तो शायद काफ़ी वक्त लगेगा हमें हल करने में। तो हमें वैकल्पिक विधि को प्रयोग करना पड़ेगा। तो वैकल्पिक विधि में क्या करते हैं, ध्यान दें कि अगर a की घात n प्लस b की घात n के रूप का कोई भी प्रश्न आपको मिले, जैसा कि ये प्रश्न हमने लिखा है 5 की घात 15 प्लस 4 की घात 15, बिल्कुल इस तरीके से ये प्रश्न है, ध्यान से देखें। अगर इस तरह का कोई प्रश्न होता है और n क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए, यानी घात में जो लिखी संख्या वो विषम हो, तो आपको ये नेचर पहचानना होगा। देखिए, ये सब प्रैक्टिस पे डिपेंडेंट है, प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं ये सब याद हो जाती हैं प्रैक्टिस करने पर। 1-2 क्वेश्चन नहीं, आप निरंतर प्रैक्टिस करते रहें और इसका बार बार रिवीजन करते रहें। देखिए, करना ये होता है कि अगर गुणनखंड हम करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसका गुणनखंड, यहाँ पर भी देखिए विषम संख्या लिखा है ना, 3, ये एक फार्मूला है, इसे आप पहले से जानते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गुणनखंड इसका क्या आया, a प्लस b के रूप में आया। दूसरा क्या आया है इससे नहीं मतलब है, एक गुणनखंड देखो a प्लस b के रूप में आया है ना,
तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का मान यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो 5 है और बी का मान यहाँ ध्यान से देखें तो क्या है, 4 है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि इसका एक गुणनखंड क्या होगा, 5 + 4 होगा, और बाकी के गुणनखंड क्या होंगे इससे हमें मतलब नहीं है। हमसे प्रश्न ये पूछा गया है कि ये इनमें से किससे कट जाएगा, किससे विभाज्य होगा। तो आपको तो पता ही है कि जो भी गुणनखंड में चीज़ें होती हैं वो सब क्या गुणे में ही होती हैं, है ना। तो गुणे में होने की वजह से अगर ये चीज़, ये पद कट रहा है तो यानी उसको विभाज्य माना जाएगा। तो आप देख सकते हैं 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, और बाकी इधर गुणनखंड में क्या आ रहा है इससे आपको कोई मतलब नहीं है, हमने पहले ही कहा। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम इनमें से विभाज्य करते हैं, भाग करते हैं, तो 9 से ये 9 कट जाएगा। आप देख सकते हैं 9 है यहाँ पे, और पहला ऑप्शन आपका 9 है, 9 है। तो इस 9 से 9 कट जाएगा, मतलब ये संख्या विभाजित हो जाएगी, है ना। 7 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, 15 से नहीं कटेगा। तो इस प्रकार से वैकल्पिक विधि के द्वारा आप इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आया होगा आपको। अगर माइनस का कोई सवाल लेते हैं तो यहाँ पर इस तरह से ये प्रश्न होगा, अंक कोई भी लिखे होंगे, यहाँ पे ऋण लगा होगा, है ना। प्लस धन का होगा तो यहाँ पे धन लगा होगा, और ऋण का होगा तो ऋण लगा होगा। बाकी दोनों के तरीके सेम है। अगर यहाँ पर धन में सब प्रश्न है तो इसका एक गुणनखंड जो होगा वो इस तरह से होगा, धन में होगा a + b, और अगर यहाँ ऋण है तो इसका एक गुणनखंड ऋण में होगा। बस इतना सा ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो ये मुझे लगता है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तीसरा टाइप का जो प्रश्न मिलता है, तीसरे टाइप का, उसे एक बार देख लेते हैं क्या है। तीसरे टाइप का जो प्रश्न आता है, a की घात n और b की घात n के रूप में होता है। अक्सर आपने ये फार्मूला प्रयोग किया होगा जब आप गुणनखंड पढ़ते हैं बीजगणित में, तो अक्सर इस फार्मूले का प्रयोग किया होगा, a² - b², है ना, = a + b, एक ब्रैकेट में, दूसरे में a - b। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे दे देगा। कुछ मान लीजिए ऐसा प्रश्न है हमारा एग्जाम्पल, और आपसे ये कहा गया कि ये निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। ये भी प्रश्न ऐसे दिया होगा। तो बस क्या है ना, पहचानना बहुत ज़रूरी है कि आप पहचान पाएँ। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या कहा कि आपको ये याद रखना है कि अगर यही ऐसा ही प्रश्न यहाँ पर, क्या ये संख्याएं विषम है, विषम है, ध्यान देंगे यहाँ पर, ये देखिए विषम है, ये विषम है, विषम है, तो इन दोनों में हो जाएगा वो। और जब सम होंगे, ये दोनों सम होंगे, तब वो आपका प्रश्न यहाँ जाएगा लास्ट वाले में, ठीक ना। तो यहाँ पर ये 18 यानी ये सम है, ठीक। तो जब ये सम है तो इसका क्या नेचर है, एक ब्रैकेट में इसका देखिए गुणनखंड क्या होता है, a + b होता है, और एक ब्रैकेट में इसका क्या गुणनखंड होता है, a - b होता है। मतलब ये दो गुणनखंड आपको अवश्य मिलेंगे इसमें। ये अब आप ये मत सोचिएगा कि केवल 2 ही गुणनखंड होंगे, क्योंकि ये फार्मूले में 2 गुणनखंड हैं, इसलिए इस पूरे सवाल का गुणनखंड अगर हम करें तो 2 ही गुणनखंड मिलेंगे। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे 18 घात लगी हुई है और यहाँ पर 2 घात लगी है। तो 2 घात लगी है तो आपने देखा कि 2 गुणनखंड हुए हैं, तो 18 घात है तो 2 गुणनखंड नहीं हो सकते, इसके 18 गुणनखंड होंगे। तो इतने गुणनखंड पे हमें नहीं जाना है, हमें बस क्या चाहिए कि जो प्रश्न में ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो हमको ढूंढना है ना। तो वैकल्पिक विधि में क्या है कि हमें सिर्फ ये दो गुणनखंड चाहिए, एक ये और एक ये। अगर ये दोनों गुणनखंड मिल गए तो आंसर भी आपको मिल जाएगा। तो करना क्या होगा, 35 को 15 से एक बार घटाएंगे और चेक करेंगे क्या ऑप्शन में कोई मैच करता है कि नहीं, और दोबारा क्या करेंगे, 35 को 15 जोड़ देंगे। ये a - b हुआ, ध्यान दें, a - b टाइप का ये, और ये a + b टाइप का हो गया। दोनों टाइप के गुणनखंड आपने कर लिए। अब जब इसको घटाएंगे तो देखिए कितना आता है, 20, है ना, और ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब है गुणे का निशान। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। अब आपको ये चेक कर लेना है, मान लीजिए ऑप्शन में ऐसे दिया होता
इस तरह से ऑप्शन में दिया होता तो क्या करते आप, आपका ये आया ना, आपने गुणनखंड इसका किया तो ये आपके मान आए। अब इस मान को अगर हम इनमें से बारी बारी से भाग करें तो आप देख सकते हैं कि 25 से कट जाएगा 50। भाई इसके नीचे आप 25 लिखिए, 25 दूनी 50, ये कट जाएगा 25 दूनी 50। तो ये कट गया, मतलब ये आपका जो प्रश्न है उसका हल 25 है। 18 से आप भाग करेंगे नहीं कटेगा, 17 से 31 से नहीं कटेगा। तो इस तरीके से तीसरे टाइप का प्रश्न भी ऐसे ही होता है। ये तीनों लगभग एक जैसे लगते हैं, प्रश्न एक जैसे सॉल्व होते हैं। तीनों में सिर्फ ये अंतर है कि इन दोनों प्रश्न में जो घात में संख्या होगी वो विषम होगी और इस प्रश्न में जो घात में संख्या होगी वो सम होगी। ये ध्यान देना है आपको, पहले इसके नेचर को पहचानना है। और बाकी ये प्रश्न बहुत कठिन नहीं है, आपको सिर्फ ये फार्मूले अगर याद हैं, आपने ये अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा 7, 8, 9 में जब भी कभी, तो अगर ये फार्मूले आपको याद हैं तो आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये इस फार्मूले में यहाँ क्या है, प्लस है, a प्लस बी। यानी इस तरह का अगर सवाल है तो इस तरह का अगर सवाल है, इस तरह का प्रश्न है तो क्या होगा कि एक गुणनखंड आपका a प्लस बी होना चाहिए। यानी ये अंक और ये अंक दोनों को जोड़ दो तो एक गुणनखंड होना चाहिए, यह ध्यान देना है। अगर यहाँ पर माइनस में है तो एक गुणनखंड इसका a और b का माइनस करने पर एक गुणनखंड मिलेगा, ये आपको ध्यान देना है। और इस तरह का अगर है, ठीक है, सम में, तो आपके दो गुणनखंड आपको ध्यान देना है कि दो गुणनखंड आपको मिलेंगे। तो यहीं से आपके प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब हम कुछ प्रश्न हल कर लेते हैं इससे संबंधित, तो थोड़ा और क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए तो दोस्तों देखिए, कुछ प्रश्न हम समझते हैं इसको। जैसे हमने पहला प्रश्न लिया है 25 की घात 17 प्लस 11 की घात 17 निम्न में से किस संख्या से विभक्त होगा। इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपने क्या देखा, पहले क्या देखेंगे आप कि यहाँ पर a और b, ध्यान दें, ये 25 है और यहाँ पे 11 है ना, ध्यान दें। मतलब जो आधार में लिखी संख्या है 25 और 11 वो अलग अलग है, समान नहीं है। जो घातांक में लिखी संख्या है वो आपकी क्या है, समान है और विषम है। यानी किस रूप का सवाल प्रश्न है, आप अगर पहले प्रश्न को हल करें, देखिए किस रूप का है, a की घात n प्लस b की घात n के रूप का है ना, a की घात n प्लस b की घात n के रूप का है। तो इसका एक गुणनखंड क्या होगा, a प्लस b होगा और दूसरा गुणनखंड मैंने पहले कहा ना, उससे कोई मतलब नहीं है आपको। आपको यही ध्यान रखना है कि इसका एक गुणनखंड क्या होगा, a प्लस b होगा। तो क्या करेंगे, 25 और 11 को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 25 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 5 1 6 और 2 1 3, 36 हो जाएगा। अब हमें ये चेक करना है कि ये संख्या निम्न में इसकी किस संख्या से विभक्त होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो 2 से अगर इसको हम भाग करें तो कटेगी क्या, 36, बिल्कुल कट जाएगी। 2 से भाग करेंगे तो 18 आएगा, 2 18 36। 3 से भाग करते हैं तो कितना आएगा, 3 से भाग करके देखें तो कितना आएगा, 12, 12 3 36 होता है ना। और 36 से भाग करेंगे तो भी क्या होगा, 36 से कम 36 कट जाएगा। मतलब ये जो संख्या है, ये संख्या जो आपकी है ये a b c यानी इन तीनों से कट रही है। तो आपका क्या, डी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में देखिए 25 की घात 12 माइनस 15 की घात 12 है। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पे 25 और 15 आधार इसके भी अलग अलग हैं, घातांक इसके समान है। हाँ, इन दोनों प्रश्नों में जो अंतर है वो क्या, कि इसके घातांक सम हैं और इसके विषम थे, ठीक है। तो आपको तो याद होगा कि अगर विषम है तो अभी जो हमने प्रश्न हल किया उस तरह से हल होता है, लेकिन अगर सम है तो आपका कौन सा नेचर का ये सब प्रश्न है, a की घात n प्लस b की घात n अगर सम है, यहाँ पे n अगर सम है तो इसके क्या गुणनखंड होंगे, a माइनस बी और a प्लस बी, ये आपके दो गुणनखंड बनेंगे। तो 25 माइनस 15, 25 माइनस 15 और दूसरा गुणनखंड क्या बनेगा, 25 प्लस 15 बनेगा, ठीक है। 25 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 10
और 25 और 15 कितना हो जाएगा? 40। ठीक, तो अब समझना यह है कि इसमें कहा गया है निम्न में किस संख्या से विभक्त नहीं होगा। यानी दिया हुआ ये जो प्रश्न आपका है, ये दिए गए ऑप्शन से, जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सी संख्या से विभक्त नहीं होगा। तो अभी देखिए आपके पास जो गुणनखंड के रूप में प्राप्त संख्या वो क्या है? 10 है और 40 है। चूँकि ये गुणनखंड के रूप में है तो ये ऐसे ही तो लिखे जाएंगे, है ना? नहीं समझ में आया? जैसे ये गुणनखंड के रूप में है ना? तो अगर इस संख्या को भी हम लिखेंगे तो आप ऐसे तो लिखेंगे भाई 25 माइनस 15 और दूसरा 25 प्लस 15, और अगर इसको हम घटा देंगे तो हमको ये मिलेगा और जोड़ देंगे तो हमको ये मिलेगा, और बीच में ये जो ब्रैकेट हैं 2 ब्रैकेट लगे हैं, इसका मतलब गुणा होता है, गुणा लग गया, है ना? चलिए यहाँ तक समझे होंगे आप। उसके बाद क्या करना है, इसमें चेक करना है कि इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या से ये विभक्त नहीं हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अगर 2 से हम भाग करें इनको, 2 से कट जाएंगे। 4 से चेक करेंगे तो 4 दाम 40, 4 से भी कट जाएंगे। अगर 8 से चेक करते हैं तो 8 पंचे 40, 8 से भी कट जाते हैं। परंतु जो ऑप्शन बी है 7, इस 7 से भाग करने पर ये विभाजित नहीं होते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 7, क्योंकि इस प्रश्न में ये नहीं पूछा गया है कि किससे विभाज्य हैं, ये पूछा गया है किससे विभाज्य नहीं है, है ना? तो आपका 7 से ये संख्या विभाज्य नहीं होगी। तो ये इस तरीके से, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से ये आपके दिमाग में बना रहेगा, याद रहेगा आपको, और आपके प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए इसी में क्या है, एक दूसरे टाइप का प्रश्न आता है। पहले उस प्रश्न के बारे में समझते हैं, फिर हम तीसरा प्रश्न हल करेंगे। दूसरी स्थिति का इस तरह का प्रश्न आता है। तो इसमें यह होता है कि आधार बराबर होते, देखिए हमने प्रश्न लिया हुआ है, तीसरा प्रश्न हमारा ये दूसरी स्थिति का है। क्या है प्रश्न? 3 की घात 31, 3 की घात 32 प्लस 3 की घात 33 प्लस 3 की घात 34। ये आपके सामने लिखा हुआ ये प्रश्न है। आप यहाँ देख सकते हैं, इससे पहले जो हमने प्रश्न हल किए उसमें आधार समान नहीं था, ये वाला अंक समान नहीं होता था। या देखिए, आप देख लीजिए सामने 25 है, यहाँ 11 है, इसमें 25 है, यहाँ 15 है, या इसके पहले भी जो आपको हमने बताया उस प्रश्न में भी आधार समान नहीं था, घातांक समान था। यहाँ पर आधार समान है, 3 3 3 3 सब में, लेकिन घातांक समान नहीं है, है ना? तो चलिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने का इस तरीके का नियम नहीं है, इस तरीके का कोई रूल नहीं है। इसमें ये चेक करना है कि ये प्रश्न निम्न में से किस संख्या से विभक्त होगा, 5 से, 11 से, 16 से, 25 से, ये ध्यान देना। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, घात में 31 है, 32 है, 33 है, 34 है, इसे जोड़ तो सकते नहीं, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि कोई भी अगर ऐसा प्रश्न होता है और ये गुणे में होता है ना, तो गुणे में हम इस घातांक को जोड़ लेते हैं, या भाग होता तो भाग में हम घातांक को घटा लेते हैं, है ना? अगर इस तरह से भाग में होता ये, तो इस घातांक को क्या करते हैं, माइनस कर लेते, घटा लेते। लेकिन अगर गुणे और भाग के स्थान पर इसी प्रकार के प्रश्न में प्लस या माइनस दे दिया जाए तो इस घातांक को हम जोड़ या घटा नहीं सकते। इसके लिए क्या करना होता है कि हम 2 को 7 बार गुणा करें, 2 को 5 बार गुणा करें, फिर जोड़ें, और आपको अपना आंसर आपका मिल जाएगा। तो ऐसा हम यहाँ करेंगे तो 3 को 31 बार गुणा करेंगे, फिर 3 को 32 बार गुणा करेंगे, सोचिए 3 को 33 बार करेंगे, 34 बार करेंगे, इतनी बार अगर गुणा करेंगे तो आपका आंसर कितना बड़ा हो जाएगा। और ये सब तो छोड़ो, समय कितना लगेगा आपको, मुझे नहीं लगता है कि ये आसान होगा आपके लिए। इसमें करना ये होता है कि आपको आधार बराबर है, घातांक को समान करना होता है। घातांक आप समान कर लीजिए और उसे कॉमन ले लेते हैं फिर, ठीक है? कॉमन समझते होंगे। चलिए देखिए, 3 की घात 31 प्लस यहाँ पर 3 की घात 32 है। इसका मतलब क्या होगा, 3 32 है, 32 3 का बंडल है ये, है ना?
अब घात का मतलब समझते होंगे, जैसे 2 की घात 5 लिखा है, इसका मतलब क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसा है। 2 कितनी बार, 5 बार। तो ऐसे अगर 3 की घात 32 लिखा, मतलब 3 कितनी बार है, 32 बार है। और यहाँ पर 3 कितनी बार है, 31 बार है। यहाँ पर 3 कितनी बार है, 33 बार है। यहाँ पर 3 कितनी बार है, 34 बार है। तो अगर हम 3 की घात 31 सभी जगह से कॉमन लें तो कॉमन निकलेगा नहीं निकलेगा, ध्यान दें। मतलब यहाँ 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 सब जगह से कॉमन ले लें। कॉमन का मतलब उनके घर से निकालना है उतना, है ना। तो यहाँ से अगर हम 3 की घात 31 निकालेंगे तो कुछ भी तो नहीं बचेगा, 1 बचेगा ना, 1 लिखेंगे। कॉमन लेते समय ध्यान रहे कि अगर टोटल निकलता है, सब कुछ निकलता है, पूरा का पूरा कॉमन होता है, तो वहाँ पर 1 बचता है। प्लस यहाँ पर 3 की घात 31 अगर कॉमन करते हैं तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। देखिए 31 है ना, यहाँ 32 है, तो यहाँ पर 1 3 बच जाएगा। 3 की घात 1, 3 की घात 1 बच जाएगा। यहाँ पर 31 2 33, 3 की घात 2 बच जाएगा। और यहाँ पर 31 3 34, 3 की घात 3 बच जाएगा। इस प्रकार से 3 की घात 31 हमने कॉमन ले लिया और ये संख्याएं ब्रैकेट में जो बची वो लिखी गई। ठीक है, चलिए फिर क्या करना है इसमें, 3 की घात 31 और ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं हैं उनको हम सरल कर लेंगे, आसानी से सरल हो जाएंगे। 3 की घात 1 का मतलब 3, 3 की घात 2 का मतलब 3 को 2 बार गुणा करना, 3 गुणे 3, तो 3 त्रिका कितना होगा 9, तो यहाँ हो जाएगा 9। और इस तरह से यहाँ पे 3 की घात 3 का मतलब 3 को 3 बार गुणा करना, तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 9 तिया 27, है ना। तो इस तरीके से ये आपका आ गया। अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए, जोड़िए कितना होता है देखिए, 9 1 10, 3 13, 13 7 20 और 20 40। अगर जोड़ लेते हैं तो 40 आएगा। अब हम क्या करेंगे, जब ये जुड़ गया तो ये ब्रैकेट हमारा हट जाएगा, ये ब्रैकेट क्या होगा, हट जाएगा। और इस ब्रैकेट के बीच में यहाँ कोई चिन्ह नहीं, इसलिए क्या लग जाएगा, गुणे का निशान। ये हल करने पर प्राप्त हुआ। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन से कि ये संख्या किससे विभाजित हो रही है। देखिए 3 की घात 31 तो नहीं मालूम चलेगा किससे विभाजित होगी, मगर ये 40 आसानी से मालूम चलेगा। क्योंकि ये गुणे में है तो अगर इनमें से कोई भी एक कट जा रहा है तो मतलब ये संख्या भी कट जाएगी, है ना। तो ये समझते हैं। 5 से देखिए इसको भाग करके, यहाँ पे हम 5 अगर लिख दें तो 5 से भाग करें तो 5 8 40। आप देख रहे हैं कि 5 से विभाजित हो जा रहा है। 11 से देखें, 11 से क्या 11 से 40 विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। 16 और 25 से भी चेक करें आप, 16 से, 16 के पहाड़े में भी 40 नहीं है और 25 के पहाड़े में भी 40 नहीं आता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि ये संख्या 5 से विभाजित होगी, इन संख्याओं से विभाजित नहीं होगी। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये संख्या आप यहाँ पर 5 लिखेंगे और इसको विभाजित करेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मतलब आपका ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये एक अलग टाइप का प्रश्न है, इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको ये याद रखना है कि अगर आधार बराबर है, इस तरीके से सभी संख्याओं का ऐसे आधार बराबर है घातांक के रूप में लिखी संख्याओं का, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें से जो कॉमन निकले उसको कॉमन निकाल लीजिए, इस तरह से कॉमन कर लीजिए, शेष बचे पदों को सरल कर लीजिए और सरल करके इस तरीके से आपको मिल जाएगा। फिर आप अपने ऑप्शन से चेक कर लीजिए कि वो किससे विभाजित है, जिससे विभाजित होगा वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आधार समान नहीं है, घातांक समान है, तो इससे पहले जो आपने पढ़ा है उस स्थितियों से उस तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, तो आज की क्लास में बस इतना ही और बाकी नेक्स्ट वीडियो में तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।